आईएएस बनना एक उपलब्धि हो सकती है बहुत लोगों के लिए, लेकिन असली जो चैलेंज है वो आईएएस बनने के बाद शुरू होता है। और अनफॉर्चुनेटली मेरी पहले 3 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा पहले अटेम्प्ट में 1 नंबर से इंटरव्यू कॉल रुक गया था। बहुत सारे लोग जो पर्टिकुलरली जो नॉर्थ इंडिया में एक माइंडसेट है कि आईएएस का मतलब हुआ कि पावर, एम्स को टॉप 10 में लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा, दुनिया के टॉप 10 जो बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट में, उसमें लाने की कोशिश करूंगा। सक्सेस होने के लिए सिर्फ एकेडमिक्स में या किसी एग्जाम में सक्सेस होने के लिए नहीं है, वो आपके लाइफ में हर जगह। और वो होता है ना कि आप जब कोई चीज़ कोशिश करते रहते हो और आपसे नहीं होता है तो आप सोचते हो, यू टेक अ स्टेप बैक एंड देन रिफ्लेक्ट कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, कहाँ पे इश्यूज़ हुए हैं, कौन सी चैलेंज है जो मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सब चीज़ को दूसरी तरीके से एक देखते हो। तो वहाँ पे मैंने एक डिसीजन लिया कि वो रिस्की डिसीजन था। नमस्कार, मेरा नाम अंशुल मिश्रा है और मैं नवोदय विद्यालय फैज़ाबाद, अब नवोदय विद्यालय अयोध्या के नाम से जाना जाता है, मैं वहाँ का छात्र। 1987 से 1993 तक मैंने अपनी वहाँ पढ़ाई की है और अभी मैं आईएएस ऑफिसर 2004 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अभी आईएएस ऑफिसर हूँ और अभी मैं एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एम्स में कार्यरत हूँ। मेरा काडर तमिलनाडु है और मैंने वहाँ पर करीब 20 साल 2004 से अभी यहाँ आने के पहले वहीं पर था। बीच में मैं एक बार और दिल्ली आया था डेपुटेशन पे। मैं अयोध्या से हूँ, बेसिकली अयोध्या में ही मेरा घर है और हम लोग बगल के एक गांव से हैं, बस्ती डिस्ट्रिक्ट में। एक गांव 13-14 किलोमीटर दूर पड़ता है अयोध्या से। वहाँ से फिर माँ और पिताजी दोनों लोग शिफ्ट हुए अयोध्या को और मेरी अर्ली पढ़ाई जो है अयोध्या के स्कूलों में हुई। बड़ा इंटरेस्टिंग एक याद आ रहा है कि जब महाराजा इंटर कॉलेज अयोध्या में मैं था तो वहाँ पे एक दिन मैथ्स टीचर आए, कुछ 5 फॉर्म लेके आए और क्लास में उन्होंने देखा और 5 लोगों को वो फॉर्म पकड़ा दिया और बोला कि फॉर्म भर के जमा कर देना। दूसरे दिन हम लोगों ने फॉर्म भर के जमा किया। हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज़ है। तो उस समय लोगों ने फिर बताया कि ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें एक रेजिडेंशियल स्कूल है, उसमें सिलेक्शन होने के लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो उसका एग्ज़ाम होना है। तो उस समय कुछ पता नहीं था, लेकिन खैर एग्ज़ाम जाके दिए और उसके बाद सिलेक्शन हो गया। वो बहुत ही एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उस समय के लिए था कि पहली बार जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिले और वहाँ पे पहले कभी उस तरह के एग्ज़ाम दिए नहीं थे हम लोग 6th क्लास में। तो वैसे भी सबको पता है उस समय तो और भी उतना एक्सपोजर नहीं था। वो एग्ज़ाम देने के बाद जब सिलेक्शन हुआ तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हुआ, एक अच्छा लगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद एडमिशन के लिए स्कूल गए। स्कूल में जाके फिर वो नया एक अनुभव था, एकदम डिफरेंट तरीके का अनुभव था। मेरा तो मेरे फैमिली का ये था कि मेरे फादर जो है वो फॉरेस्ट रेंजर थे। उनकी पोस्टिंग उसी समय अराउंड हुई थी, वो 1984-85 के आसपास हुई थी। तो उन्होंने भी अपना करियर उस समय स्टार्ट किया था। उसलिए जो है इनिशियल स्ट्रगल्स जो होते हैं उस तरह के उनको थे। खैर उस समय मेरा स्कूल में हो गया तो उनके लिए वो एक टेंशन दूर हो गया। तो उन्होंने पूरा मुझे स्कूल में, आई वॉज वेरी हैप्पी कि स्कूल में एडमिशन हो गया है, तो ही सपोर्टेड मी ऑन दैट एंड अलाउड मी टू गो। तो वो सब एक्सपीरियंस रहा। और चूंकि हम लोग का पहला बैच था अपने स्कूल में, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे दूसरा बैच है, लेकिन अब हमारे स्कूल में पहला बैच था। तो पहले बैच के लोगों के ऊपर जो एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो सब हम लोगों ने निभाई, सारी परिस्थितियों से जूझते हुए और तरह तरह की नई चीज़ें करते हुए। वो लाइफ का एक्सपीरियंस कभी हम लोग को भूल नहीं सकता है, क्योंकि जो स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट था, हमारा पूरा जो फाउंडेशन था, उसमें हम लोग भागीदार थे। वो एक्सपीरियंस, वो टीचर्स के साथ वो कनेक्शन और दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और हम लोग सीनियर मोस्ट थे तो 6-7 साल में फिर और बच्चे जुड़ते गए, तो एकदम डिफरेंट तरीके का एक एक्सपीरियंस था। उसने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ हमारी पर्सनालिटी में जो चेंजेस उस समय हुए हमें देखने को नहीं मिलते जो अगर हम घर पे रहते। तो उसके दोनों होते हैं पहलू, अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग जो घर पे रह के पढ़ते हैं भी बहुत सारे लोग अच्छा करते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते हैं। लेकिन स्कूल में रहने से फ़ायदा ये हुआ कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें वहाँ मिली वो कि लाइफ को हम लोगों ने डिसिप्लिन तरीके से रहना सीख लिया। जैसे सैनिक स्कूल होता है, सैनिक स्कूलों में जो सुबह से लेकर शाम तक की, रात तक की दिनचर्या होती है, वही हम लोग स्कूलों में अपने नवोदय विद्यालय में फॉलो करते थे। लंच का टाइम, क्लासेस, फिर शाम को सबसे इंटरेस्टिंग होता था खेलना। वो सब लाइफ के जो है एक्सपीरियंसेस हमारी पर्सनालिटी को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। हमें जो आज हम हैं वो हमें
बनाने में उन चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो डिसिप्लिन मैं बोलूँगा कि हमने वहाँ से सीखी स्कूल से, और हार्ड वर्किंग, मेहनत करने का जो सेंस है वो हम लोग को स्कूल से आया। और एक बहुत पॉजिटिव कंपटीशन रहता था स्कूल में। टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से संभाला। आसान नहीं था छोटे छोटे बच्चों को संभालना था, लेकिन उन लोगों ने हम लोग को काफ़ी अच्छे से संभाला और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्कूल ख़त्म करने के बाद ये रहा कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो मेरे पिताजी का ये था कि सिविल सर्विसेज ट्राई करना है, और उन्होंने मुझे पूरी तरह इसमें इंट्रोड्यूस किया, इस चीज़ को दिमाग में डाला कि सिविल सर्विसेज क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, और खासकर आईएएस क्या होता है, उसके बारे में काफ़ी हमेशा चर्चा करते थे और कहते थे कि तुमको यही होना है। वहाँ से उन्होंने कहा कि अब जनरली क्या होता है कि सिविल सर्विसेज करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए लोग किसी एजुकेशन सेंटर में जाते हैं। तो जैसे इलाहाबाद उस समय का एजुकेशन सेंटर हुआ करता था 90s में, और या दिल्ली हुआ करता था। तो हमारे घर के नज़दीक इलाहाबाद ही था, और चूँकि फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी तो ये हुआ कि इलाहाबाद में ही जाके पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने फिर मेरे साथ और मेरे कई क्लासमेट भी गए, और भी बहुत सारे लोग जो इलाहाबाद में जाके पढ़ाई किए। और हम लोग उस समय ये था कि वहाँ पर किराए के मकान में रहते थे, रूममेट्स होते थे, अपने क्लासमेट्स ही या कुछ इस तरह के दोस्त होते थे, तो उनके साथ हम लोग रूम शेयर करके रहते थे, और खाना वाना भी हम लोग खुद बनाते थे। तो ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस वो भी रहा, और वो ईजिली उसमें हम लोग ढल गए, क्योंकि नवोदय विद्यालय में हम लोगों ने अपने सारे काम खुद किए बचपन से ही। अपने कपड़े धुले, अपना रूम को सफाई किया, सारा काम खुद अपना करते थे। तो वही जो है अपना सामान ठीक से रखते थे, कापी किताबें रखते थे, सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर थी। तो वो 4 साल इलाहाबाद में हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला कि अच्छा ये कोई स्ट्रगल है। तो हाँ, और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते थे जम के। तो उसके बाद मेरा फिर दिल्ली में JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आर्ट्स के लिए हम लोग के, चूँकि मैंने आर्ट्स लिया था, BA मैंने किया वहाँ से इलाहाबाद से, तो ये हुआ कि आर्ट्स के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है मास्टर्स के लिए, तो वहाँ पे ट्राई किया जाए। तो मैंने वहाँ ट्राई किया, मेरा वहाँ मास्टर्स में एडमिशन हो गया स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में, और पॉलिटिकल साइंस में भी, CPS में, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ में भी हुआ था। तो मैंने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में एडमिशन लिया, मास्टर्स किया वहाँ से। उसके बाद मैंने फिर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। फिर मैंने वहाँ से MPhil भी किया, और अनफॉर्चुनेटली मेरी पहले 3 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा पहले अटेम्प्ट में 1 नंबर से इंटरव्यू कॉल रुक गया था, दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल आया, इंटरव्यू मैंने दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो चौथा अटेम्प्ट जो मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, उसमें ये हुआ कि कैसे उसको हैंडल किया जाए। तो हमने सोचा कि इसको 1 साल का ब्रेक लेते हैं, सब्जेक्ट जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उसको बदलते हैं। तो मेरा सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस था, तो सोशियोलॉजी को मैंने बदल के फ़िलासफ़ी लिया। फ़िलासफ़ी इसलिए लिया क्योंकि फ़िलासफ़ी मैंने इलाहाबाद में पढ़ी थी ग्रेजुएशन में, और लकीली दिल्ली में हमको पढ़ाने वाले भी मिल गए। DN द्विवेदी सर थे जो हमको इलाहाबाद में पढ़ाए थे फ़िलासफ़ी, वही यहाँ मिल गए। तो उनसे मैं जाके मिला, उनसे कहा, मैंने कहा कि सर मुझे फ़िलासफ़ी पढ़नी है सिविल सर्विसेज के लिए। तो कहीं पढ़ा भी रहते, वो बड़े खुश हो गए, और उन्होंने फिर पढ़ाया, और 1 साल का ब्रेक मेरे बहुत काम आया। और वो होता है ना कि आप जब कोई चीज़ कोशिश करते रहते हो और आपसे नहीं होता है, तो आप सोचते हो, यू टेक अ स्टेप बैक एंड देन रिफ्लेक्ट कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, कहाँ पे इश्यूज़ हुए हैं, कौन सी चैलेंज है जो मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सब चीज़ को दूसरी तरीके से एक देखते हो। तो वहाँ पे मैंने एक डिसीजन लिया कि वो रिस्की डिसीजन था। तो खैर मैंने फ़िलासफ़ी लिया, और 1 साल था मेरे पास, चूँकि मैंने गैप लिया था 1 साल का, तो पढ़ाई वढ़ाई सारी करी। और उसके बाद उस साल हमने 2003 का एग्ज़ाम दिया, और मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरी रैंक अच्छी आई, मेरा रिटन में रिटन बहुत अच्छा गया, और रिटन में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, खासकर पॉलिटिकल साइंस में और फ़िलासफ़ी में, दोनों में अच्छे मार्क्स आए, और मेरा सिलेक्शन हुआ। 41 रैंक आई मेरी, ऑल इंडिया लेवल पे IAS मिल गया मुझे इसके कारण। तो ये एक इतनी सारी मेहनत करने का एक अचीवमेंट ये रहा कि आपको IAS मिल गया। सर्विसेज तो बहुत सारी मिल सकती हैं, लेकिन ये उस समय हमको नहीं पता होता है कि हमको कौन सी सर्विस मिलेगी, और कोशिश सबकी यही रहती है कि टॉप में जाएँ। तो टॉप में मोस्टली IAS रहती है, कुछ लोग इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी चूज़ करते हैं, एक लोग IPS भी चूज़ करते हैं, लेकिन जनरली IAS के लिए लोग ट्राई करते हैं। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और 1-2 नंबर से भी आप पीछे रह गए तो आपको दूसरी सर्विस मिल सकती है। इसलिए हम लोग को दिमाग में हमेशा रहता है कि कोई भी सर्विस मिल सकती है, कोशिश हम करेंगे अपनी। उसके बाद जो है फिर मुझे तमिलनाडु कैडर मिल गया। तो अब कई बार लोग ये पूछते हैं कि अरे आपने चूज़ किया था तमिलनाडु कैडर? तो कैडर आप ऐसे चूज़ नहीं करते हो। हम लोग के टाइम में तो रोस्टर सिस्टम चलता था, और उसमें ये होता था कि आपका अल्फ़ाबेट वाइज आपके स्टेट्स होते थे, और दूसरी तरफ आपके मेरिट वाइज आपकी लिस्ट होती थी, मेरिट लिस्ट होती थी। उसमें आपका नाम जहाँ पे है, एक एक करके मेरिट लिस्ट वाइज कैडर डिसाइड होता था।
आपके 41वां नाम जब आपका आया तो कौन सा कार्डर उस समय सामने है और उसमें कौन सी रैंकिंग है मेरिट में और वैकेंसी है कि नहीं है, ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं, उसके हिसाब से आपका कार्डर मिलता है। तो मुझे तमिलनाडु कार्डर मिल गया। तो ये सही बात है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तमिलनाडु कार्डर मुझे मिलेगा, लेकिन ये पता था कि कुछ भी मिल सकता है तो एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि नॉर्थ इंडिया में है तो नॉर्थ के कोई कार्डर मिल जाए या कोई और कार्डर मिल जाए, ये सबकी एक्सपेक्टेशन होती है, नेचुरल है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि हमें कोई भी कार्डर मिल सकता है। इनफैक्ट मैं जेएनयू में था तो मेरा एक दोस्त था मणिपुर से, मेरा रूममेट ही था, तो एक दिन कहता है कि अंशुल अगर तुम्हें मणिपुर मिलेगा तो तुम जाओगे? हमने कहा बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो बड़ा वो खुश हो गया और कहने लगा कि आई ब्लेस यू कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप ऑल इंडिया सर्विस नाम ही है, इसीलिए जब ऑल इंडिया सर्विस में आप ट्राई करते हो तो आपको ये प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपको कोई भी कार्डर मिल सकता है और कहीं भी आप जा सकते हो। हाँ, जाने के बाद वहाँ के एक्सपीरियंस कैसे होते हैं उसके हिसाब से आदमी फिर डिसाइड करता है क्या करना है, लेकिन ओवरऑल तो आपको एक बार कार्डर आपका स्टेट मिल जाता है तो आप वहीं के होते हो बेसिकली, वो आपका पेरेंट कार्डर हो जाता है। सारे स्टेट्स में यही सेटअप होता है कि पहले आप सब कलेक्टर या एसडीएम बनते हो, उसके बाद आप एडिशनल कलेक्टर बनते हो, उसके बाद आप किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर बनते हो या तो फिर कलेक्टर बनते हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई और मैंने कोयम्बतूर में काम किया, मदुरई में काम किया, फिर चेन्नई गया। चेन्नई में मैं कमर्शियल टैक्स में था। एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि आईएएस बनना एक उपलब्धि है, हो सकती है बहुत लोगों के लिए, लेकिन असली जो चैलेंज है वो आईएएस बनने के बाद शुरू होता है, क्योंकि आईएएस बनने के बाद आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। तब आप समझते हो कि बहुत सारे लोग जो पर्टिकुलरली जो नॉर्थ इंडिया में एक माइंडसेट है कि आईएएस का मतलब हुआ कि पावर, लेकिन पावर तो आती है आपके पास, लेकिन पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आती हैं और उसको अगर आप निभा नहीं पाओगे ठीक से तो आप कभी अच्छे ऑफिसर नहीं बन पाओगे। आईएएस हो या कोई भी हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, कोई भी ऑफिसर आप होते हो, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं समझी है ठीक से और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने ठीक से निभाया नहीं है तो आप कभी अच्छे ऑफिसर न जाने जाओगे ना बन पाओगे। तो ये एक दिमाग में था कि अब ये कहाँ से आया, इसको मैं ज़रूर नवोदय विद्यालय से ट्रेस करना चाहूँगा कि हम लोग का जो डिसिप्लिन था बचपन में और जो एक इंक्लूसिव वातावरण कह सकते हैं हम लोग उसके, क्योंकि हम लोग वहाँ पे स्कूल में जाति धर्म कोई भी भेद नहीं था। जो लाइफ है लोगों की डिफ़िकल्ट होती है, चैलेंजिंग हो सकती है और जो लोगों को ज़रूरत है, नीड है जिस चीज़ की वो उनको मिलनी चाहिए और ख़ासकर गरीब लोगों को और जो पिछड़े लोग हैं उनको वो मिलना चाहिए। तो वो एक सेंस हमको नवोदय विद्यालय से आया था। इसका तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ये मेरे दिमाग में तो वहीं से आया था और उसके कारण आप एज अ सेंसिटिव ऑफिसर आप एक बनते हो वहाँ पे। तो जब आप जाते हो डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ पे जब फील्ड में पोस्टिंग होती है, वहाँ जब आपको बैठाया जाता है वहाँ पोजीशन पे, तो आपके सामने ही होता है कि इतने सारे आपके डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में करीब 15 से 20 लाख 30 लाख लोग की पॉपुलेशन होती है, उसमें अधिकतर जनसंख्या जो है वो मतलब 50% 60% ज़्यादा लोग वो डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स पे, गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स पे। बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जिनको बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ा काम होता है। तो उसके लिए अगर आप सेंसिटिव नहीं हो तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे। अगर आप सेंसिटिव हो तो आप कोई भी आपके पास आएगा तो आप उससे बातें करके, उससे उसकी बात समझ के, उसकी प्रॉब्लम समझ के उसको सॉर्ट आउट करोगे। तो वहाँ पे जो सिस्टम्स होते हैं आपके नीचे काम करने वाले, बहुत सारे सिस्टम्स कई बार ख़राब होते हैं, करप्टेड होते हैं, उनको सही करना आपका काम है, तो सही से चलाना आपका काम है। ये होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम, डीएम का काम, या कलेक्टर बोलते हैं तमिलनाडु में, हम लोग यहाँ डीएम बोलते हैं। तो ये होता है आपका इंपॉर्टेंट काम, ये होता है आईएएस का काम। तो उसमें मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। मैं लकीली जहाँ जहाँ रहा मैंने अपना काम पूरी जिम्मेदारी से निभाया और मुझे हमेशा जो है चैलेंजिंग अच्छी पोस्टिंग्स मिली जहाँ पे मैं अपनी जो मेरे क्वालिटीज़ थी, जो मेरे अंदर जो पर्सनालिटी मेरी थी, वो मैं अपनी काबिलियत दिखा पाया वहाँ पर। और ओवरऑल मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो बचपन में आपकी ट्रेनिंग होती है, बचपन में जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो आपके बाद के करियर में बहुत इम्पैक्ट करती है। फिर मैंने एक चीज़ ये सोचा कि आईएएस ऑफिसर्स में जनरली क्या होता है कि हम लोग को जर्नलिस्ट बोला जाता है कि हमें हर चीज़ आती है, लेकिन हम स्पेशलिस्ट नहीं हैं किसी चीज़ के। तो ये मेरे दिमाग में बहुत था, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अब तो स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। तो मैं तो सोचता हूँ कि अगर ऑफिसर्स अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी स्पेशलाइजेशन के साथ करें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने चूज़ किया कि अर्बन डेवलपमेंट एक डेफिनेटली एक एरिया है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। मैं कोयम्बतूर में कमिश्नर था 3-2.5 साल, तो वहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा और एक्सपर्टाइज डेवलप करता हूँ
इसके लिए मैंने फिर अप्लाई किया। यूएस की एक यूनिवर्सिटी है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। 2 साल के लिए मैं पढ़ने गया। मुझे वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप भी मिल गई थी और 2 साल मैंने वहाँ पे मास्टर्स इन अर्बन प्लानिंग किया। तो उससे क्या होता है कि आप बेसिकली हमेशा नई चीज़ सीखने के लिए, नई चीज़ को समझने के लिए तैयार रहते हो और एक्सपर्टाइज डेवलप करते हो। तो उससे क्या होता है कि आप अपने आप को और यूज़फुल बना सकते हो सोसाइटी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो इसलिए मेरा हमेशा ये रहता है कि, और सबके लिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई नई चीज़ सीखने के लिए या कुछ एक्सपर्टाइज डेवलप करने के लिए, तो हमको पढ़ना चाहिए। अभी एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एम्स में कार्यरत हूँ और यहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक नया एरिया है लेकिन यहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने लिंक्डइन पोस्ट पे अपने लिखा कि एम्स को टॉप 10 में लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। दुनिया के टॉप 10 जो बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसमें लाने की कोशिश करूँगा। ये बेस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें लाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा प्रयास रहेगा। ये करके मैंने लिंक्डइन पोस्ट लिखा था। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि छोटा टाउन है अयोध्या, वहाँ से निकल के आना इस जगह तक एक बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत सारे अचीवमेंट्स, कभी कभी निराशाएं भी हाथ में लगी हैं, लेकिन निराशाओं को तो पार करके निकल जाना हमारा काम है। और जिसने नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करी है और जिसने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है, उसको तो कोई भी प्रॉब्लम दुनिया में बड़ी नहीं हो सकती। उसके लिए वो सब चीज़ को एनालाइज करके कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकाल ही लेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं चाहता हूँ कि डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल तो सब लोग एडिक्टेड हैं बहुत सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको दूर रहना चाहिए इन चीज़ों से। जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जब 10th और 12th आपका बोर्ड आता है तो उस समय आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फोकस करिए, डिसिप्लिन रखिए, और हार्ड वर्क का तो कोई अल्टरनेट नहीं है दुनिया में। कुछ भी कर लीजिए, आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत सब कुछ हो, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके सामने रखी हुई है उसको आपको पढ़ना है, समझना है, और उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें जो आप हमेशा अपनी आँख, नाक, कान खुले रखिए और लैटरल चीज़ों को भी देखिए कि आसपास क्या हो रहा है दुनिया में, उन चीज़ों को भी देखिए। और आदमी को डेवलप करना चाहिए कि लैटरल थिंकिंग डेवलप करना चाहिए। जो साइड में चीज़ें हो रही हैं, जो बिटवीन द लाइंस चीज़ें हैं, जो चीज़ें छुपी हुई हैं, उनको कैसे बाहर निकाल के उनको समझा जाए और सिचुएशन को बेटर तरीके से समझा जाए। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपको रिस्क लेना और करेजियस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ की। चैलेंजेस ऐसे आते हैं कि आपको डरा सकते हैं और आपको निराशा के उसमें ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप करेज रखिए और करेज अपना दिखाइए, करेजियस बनिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ सक्सेस होने के लिए, सिर्फ एकेडमिक्स में या किसी एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए नहीं है, वो आपके लाइफ में हर जगह चैलेंज आएंगे। आपका मोटिव और इंटेंशन सही होना चाहिए और आप अपने आप को हमेशा जो है मोटिवेट करते रहिए और ये सोचिए कि हम जो काम करेंगे अच्छा ही करेंगे, और डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ और हार्ड वर्क के साथ कोई भी चीज़ अचीव की जा सकती है दुनिया में। थैंक यू।